हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे शेरों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और बेटा बस टाइम टू टाइम जो भी टॉपिक होता जाए उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना। रिवीजन में कोई कमी ना आए। ओ मेरे शेर, हमने वर्ब टॉपिक आपका चालू कर रखा था, कहां गया? ये रहा। ठीक है। और वर्ब में टाइप्स ऑफ वर्ब का हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हमने बेटा 9 नंबर चालू किया था। ट्रांजिटिव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट हुआ था। दो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है, या तो व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई। ठीक है। दूसरा हमारे पास मुद्दा है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो एक्टिव पैसिव दोनों में बनती है, क्योंकि बेटा उसका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लिया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आज यहां से हमें चालू करना है ट्रांजिटिव वर्ब का, तो ध्यान से सुनेगा बेटा। जो ट्रांजिटिव, अब कॉपी करिएगा भाई, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट, जब आप ये ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हाँ, कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं टाइप। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको भी समझना होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, या आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है। इनडायरेक्टली रिलेट करेगा बेटा, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, जो वर्ब के साथ इनडायरेक्टली रिलेट करता है वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेट करेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिलेट करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। बट कैसे सर, कैसे पहचानेंगे? जरा बात को ध्यान से सुनिए बेटा। मैं कहूं उसने खाया था, क्या खाया था, तो उस खाने का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा जो भी खाना उसने खाया हो। किसके लिए खाया, किसकी वजह से खाया, समझ रहे हो, किसके साथ खाया, ये सब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगी बेटा, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। चलिए, उसने खरीदा था, क्या खरीदा था भाई, जो भी चीज उसने खरीदी होगी बेटा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तेरे लिए खरीदी, मेरे लिए खरीदी, मेरी वजह से खरीदी, तेरी वजह से खरीदी, वो सब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो कोई भी काम किसके लिए हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या काम हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला बेटा मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, किसे, आपको, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। पढ़ाता क्या हुआ, इंग्लिश, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। किसके लिए काम किया बेटा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। काम क्या हुआ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने साफ किया, क्या, कमरा, किसके लिए, आपके लिए, तो कमरा साफ किया ना, तो वो चीज अपने आप में क्या बन गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए साफ किया वो क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ये कहो किसके लिए काम हुआ, क्या काम हुआ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए काम हुआ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने पेन दिया था, तो मैंने दिया था क्या, पेन, किसको दिया था भाई, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया था, पेन, बेटा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जब आप इन चीजों को देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहां से, ठीक है, आपको चीजें पता चलेंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। चलिए अब जरा इसके फॉर्मेटिंग को भी समझाता हूं मैं, और चीजों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे इसका कंप्लीट फॉर्मेट बनता है। आप बेटा ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, अभी लिखिएगा, फिर सारे एग्जाम्पल से समझाऊं। ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, कभी भी उसको प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर ऐसे एरो लगाइएगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी प्रेपोजिशन दिखे तो समझ जाना वो गलत है। नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो, प्रेपोजिशन यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आगे समझिएगा। इसके बाद 100% बेटा प्रेपोजिशन आएगी, 100% प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, उसके बगैर ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, पहला फॉर्मेट। और इसी चीज को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आई, आपने बोला जी सर बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब आई, फिर अब आगे क्या होगा वो मैं यही स्किप कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, पहले एग्जाम्पल लिखूंगा, प्रूव करूंगा, फिर ये बात लिखूंगा यहां क्या लिखने वाला हूं। तो आप ऐसे ही कॉपी करके छोड़ दो, यहां जो आएगा बाद में कॉपी करेंगे। तो एक बार आप इसको फटाक से कॉपी करो बेटा। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया उसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप उसके नीचे ही कॉपी करोगे। एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। या तो सेंटेंस इतना हो सकता है बेटा, आई टीच इंग्लिश, ठीक है ना, या तो सेंटेंस इतना हो सकता है, बिल्कुल सही। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं बेटा? इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये इंग्लिश क्या हुआ बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब किसको पढ़ाता हूं इंग्लिश, मुझे ये बताना है। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। किसके पढ़ाता हूं? उसको पढ़ाता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम। तो बेटा अब किसको पढ़ाता हूं? मैंने बोला ना किसके लिए, किसको, तो ये तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो गई। अब भाई मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, हाँ उसे पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश टू हिम। तो अब अगर यहां पर टू हटा दोगे बेटा तो देखो गलत नहीं हो जाएगा। आई टीच इंग्लिश हिम, इंग्लिश हिम नहीं, तो आपने बोला नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश हिम तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने उसे काटा और आपने बोला ये होगा सर आई टीच इंग्लिश हिम नहीं सर, आई टीच इंग्लिश टू हिम। है ना, वेरी गुड। क्या बेटा इस इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसी प्रेपोजिशन की जरूरत है? नहीं, आप उसको डायरेक्ट बोल पाओगे बेटा, वरना मीनिंग बदल जाएगा। जैसे अगर आप ये लगाना चाहो सर आई टीच इन इंग्लिश, तो बेटा वो तो माध्यम हो गया, आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, पढ़ाते क्या हो, फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इन इंग्लिश, वो तो बन जाएगा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, बट पढ़ाते क्या हो फिर, है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते बेटा, लगा दी या तो गलत हो जाएगा या अर्थ ही बदल जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगा। कोई बंदा बोले सर आई टीच इन इंग्लिश, तो गलत नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं, तो पढ़ाता क्या है भाई। एक बंदा बोल रहा है आई टीच मैथ्स, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, आई टीच संस्कृत, जो भी आप बोलोगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको पढ़ाते हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने क्या देखा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया सर, हाँ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया किसको पढ़ाते हो, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसकी जरूरत पड़ी? प्रेपोजिशन, और उसके बाद आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया। ऐसे मत रटना, कई लोग ऐसे रटते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इंसान होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग्स होते हैं, टीचर भी रटा देते हैं, किताब भी रटा देती है, ऐसी बात बिल्कुल भी अनर्थ मत करना बेटा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, तो हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, किसे जानते हो? उस इंसान को जानते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इंसान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, फलाना ढिमकाना, ये जो रूल लपाड़े होते हैं उनसे मेरा बच्चा बच के रहेगा, ठीक है, इनसे आप बच के रहोगे। आई बात समझ में? चलो अब, लेकिन मैंने बोला चलो सर ये तो आपने समझा दिया, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन आएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन आपने और करके कुछ लिखवाया। देखो बेटा और करके क्या है, अगर ऐसा करूं मैं आई टीच, हाँ, और बेटा इंग्लिश को पहले ना लिख के हिम को पहले लिख दूं, अगर मैं, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के नजदीक ले आऊं तो फिर भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। पता है क्या बन जाता है? आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश। अरे वाह, इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां लिखते हो? आगे, और मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो पीछे,
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक पहुंच जाता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक पहुंच जाता है, वर्ब के तुरंत बाद पहुंच जाता है, तो उसको फिर प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, ये कि समझा रहा था मैं आपको। तो अगर डायरेक्ट पहले आया, इनडायरेक्ट बाद में आया, तो प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है बेटा। लेकिन अगर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया वर्ब के तुरंत बाद, तो बेटा कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो और तुरंत उसके फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस। मीनिंग दोनों का सेम है बेटा, फर्क कोई नहीं है। इंग्लिश भाषा में आप एक ही बात को दो तरीके से बोल गए, आई टीच इंग्लिश टू हिम या आई टीच हिम इंग्लिश। आप दोनों सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, दोनों सेम है, इसलिए मैंने और लगाया बेटा। ये भी सही है पेपर में, ये भी सही है। तो क्या सीखने को मिला? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद आएगा तो प्रेपोजिशन की जरूरत है बेटा, अगर वो पहले आएगा तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी प्रेपोजिशन आती नहीं, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे। कहानी मस्तानी लाइफ ये, ठीक है। चलो एक एग्जांपल अब मैं आपको और देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, मैंने बोला आई गिव अ पेन टू हिम, आई गिव अ पेन टू हिम, है ना बेटा। और मैं क्या लिख सकता हूं? आई गिव हिम अ पेन, आई गिव हिम अ पेन। बहुत अच्छा बच्चा ने मिला, ठीक है। वेरी गुड। तो बनी ना बात। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये इनडायरेक्ट आगे आ गया, डायरेक्ट पीछे चला गया, तो बेटा ये चीज सही है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट से पहले कब प्रेपोजिशन आएगी और कब नहीं आएगी वो आपको पता चल गई। कॉपी करो बेटा। आई एम हैविंग माई रूम क्लीन। हाँ बेटा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सही होगा हैविंग में। अगर हैविंग पॉजिटिव वर्ब रहेगी ना बेटा, उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सही होगी। अगर हैविंग पोजीशन दिखाएगी तो गलत होगी, बस, ठीक है। करो कॉपी झटाक से, फटाक से। नहीं वो है ना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भाई आप इनको यूज करते हो। सर ये जो टेंस मॉडल सारे टॉपिक, हाँ बेटा, टेंस हुआ, मॉडल हुआ, कोई भी अगर टॉपिक है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में मिक्स होके आएगा बेटा।
एग्जामिनर ये तो ना बताएगा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, बट जब सारे टॉपिक हो जाएंगे ना तो आप बादशाह बन चुके होगे चीजों के, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, तो उसके लिए बेफिक्र रहे। घबरा जाते हो ना तुम सोचते हो यार सारे टॉपिक आए तो मैं कैसे बनाऊंगा, है कि नहीं। बेटा क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो ना, खेलते नहीं हो तो देखते होगे ना बेटा। एक बैट्समैन ने नया नया खेलना सीखा तो कोच ने उसे सारे शॉट बताए कि ये स्ट्रेट ड्राइव है, ये रिवर्स स्वीप है, ये स्वीप है, ये बाउंसर पे आप ये लगा सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर शॉट है, ठीक है, ये डिफेंस करना है, सब सिखा दिया बेटा उसको कि भाई बाउंसर आए तो ये करियो, स्लोअर आए तो ये करियो, ऑफ में बॉल हो तो ये करना, लेग पे हो तो ये करना, यॉर्कर हो तो ये करना, पैर में हो तो ये करना, ठीक है, सब सिखाया बेटा उसने। फिर वो बैट्समैन कहता है सर कि कोच सर बॉलर बॉल कौन सी डालेगा ये कैसे पता चलेगी। उसने बोला बेटा वो तो तभी पता चलेगी जब वो फेंकेगा। कहता फेंकने से पहले पता नहीं चल सकती है, कहता फेंकने से पहले नहीं पता चल सकती बॉलर कौन सी बॉल फेंकेगा। कहता वो तो नहीं बेटा, वो तो पता नहीं कौन सी डाल देगा, कोई भी डाल देगा। कहता अच्छा तो फिर क्या करना होगा। कहता तुझे सारे शॉट प्रैक्टिस करने होंगे ताकि फिर तू बॉलर का हाथ रीड करने लग जाए और डायरेक्ट उसको जज कर ले कि वो क्या करने वाला है, और तुरंत जज करते तुरंत अपना एक्शन भी ले ले। बेटा सेम चीज यहां पर पुत्र जी, ऐसा नहीं होगा ना कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो जब आप हर टॉपिक को अच्छे से खत्म कर लोगे, हर टॉपिक के अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, फिर प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे बाद में जब सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको वो डर लगना बंद हो जाएगा। सर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका भी वो आंसर होगा हम तुरंत से उसको आंसर दे देंगे। समझ आई। तो इसलिए आप अभी क्यों डर रहे हो, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे हो मैं सारे टॉपिक कैसे कर लूंगा, क्योंकि सारे अभी हुए नहीं बेटा, जब हो जाएंगे तो सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इस तरीके से आप ट्रीट कर लेंगे। एक चीज याद रखिएगा आप डेफिनेटली कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो कई बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट मत करना, वरना सेंटेंस का मीनिंग अजीब लगेगा। चलो मैं दिखाता हूं, आसान हुआ, डन। इसके नीचे एक नोट लिखेगा बेटा, और नोट लिख के देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग, ठीक है, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग निकालिएगा ट्रांजिटिव वर्ब का। कई बार बच्चा क्या करता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। मतलब पता है क्या है, देखो बेटा, अगर इन दोनों सेंटेंस एक बार दोबारा लिखिएगा, इन दोनों सेंटेंस, एक सेंटेंस ऐसा लिखिएगा, आई गिव अ बुक, हाँ आई गिव अ बुक टू हिम, ठीक है बेटा, हाँ, तो ये क्या हुआ इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मैं आगे लिख सकता हूं, आई गिव हिम अ बुक। तो बच्चा क्या करता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे ना, तो बड़ा भयंकर मीनिंग आएगा। क्या मीनिंग आएगा, आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उसे उठा के किसी को दे के आ गए। आपने एक छोटे बच्चे को एक किताब दी, आई गेव अ बुक टू द चाइल्ड, आपने क्या किया, आई गेव द चाइल्ड अ बुक। तो बच्चे ने मीनिंग क्या निकाला, देखो सर मैंने किताब दी थी उसको, मैंने उसे दे दिया था। तो यहां तक तो मीनिंग गलत है ना बेटा, यहां तक थोड़ा ना सेंटेंस रुकेगा। आई गेव हिम, क्या बात पूरी करो ना बेटा, वरना तुम क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो गंदा मीनिंग आएगा, जैसे बच्चे को उठा के कहीं पार्सल करके आ गए। इंसानों की तस्करी चल रही है, कहता उसने उस बच्चे को दे दिया। तो अगर नेगेटिव मीनिंग निकालना होगा, तस्करी जो ठीक है ह्यूमन बींग्स के खरीदा ले करते हैं बेटा इंसान का, तो उसने वो बच्चा बेच दिया। टेक्निकली तो यही होगा ना बेटा, उसने वो बच्चा बेच दिया, लेकिन बच्चा यार गलत बात है ना, तो वो चीज तो एग्जाम में थोड़ा ना। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, ही सोल्ड, हाँ ही सोल्ड द टेबल, ही सोल्ड द टेबल, हाँ टू रोहन, उसने वो टेबल रोहन को बेच दी। और मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ही सोल्ड
ही सोल्ड रोहन अ टेबल या द टेबल, ही सोल्ड रोहन अ टेबल। तो बेटा इसका मीनिंग यही निकलेगा। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रोहन बेटा, उसको डायरेक्ट की तरह ट्रीट मत करना। सर देखो उसने रोहन बेच दिया, मैंने बोला पागल, रोहन नहीं बेचा, उसने टेबल ही बेची है। कहते सर टेबल कैसे बेची है? अरे मेरे बच्चे इसको ऐसे लिख के देख, ही सोल्ड द टेबल टू रोहन, he sold the table to रोहन, और he sold रोहन the table, so he sold रोहन the table। तो ये अजीब नहीं लगेगा? ये सेंटेंस सही है। क्यों अजीब लगेगा आपको? ऐसा लगेगा सर रोहन बेच दिया। नहीं बेटा सही है, रोहन नहीं बेचा। ठीक है चलो अब ऐसा देखो, जैसे मैंने बोल दिया ही बॉट, ठीक है, ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक फॉर द चाइल्ड, उसने उस बच्चे के लिए किताब खरीदी थी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, और वो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप इसको क्या बोलोगे? उसने खरीदी थी किताब उस बच्चे के लिए, तो इसका मतलब अब इसको उल्टा लिखोगे तो क्या लिखेगा बेटा? ये ही बॉट द चाइल्ड अ बुक, ही बॉट द चाइल्ड अ बुक। तो बच्चे ने क्या सोचा, पेपर में जब ये आया उसको तो अजीब लगा, उसने तो इसको काट दिया। गलत है सर, ऐसा होगा? अरे दोनों सही है, तभी तो ये चीज सिखाई मैंने। ही बॉट द चाइल्ड अ बुक, इसका मतलब उसने एक बुक खरीदी थी बच्चे के लिए। अच्छा सर, हाँ ये सोचना होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देगा, एग्जाम में ये देगा, ताकि आपको वो पढ़ने में अजीब लगे और आप उसका मीनिंग निकालना भूल जाएं। आप बोलो ही बॉट द चाइल्ड अ बुक, ही बॉट द चाइल्ड अ बुक, गलत लग रहा है सर सेंटेंस। मैंने बोला बेटा ये सही लग रखा था। हाँ, मैंने बोला बच्चे देख तो सही, इनडायरेक्ट आगे आया तो प्रेपोजिशन खत्म, डायरेक्ट पीछे गया तो ये तो मैंने तेरे को सिखा रखा है। कहते ओ इसका मतलब इससे हमें ये सीखना होगा। ही बॉट अ चाइल्ड अ बुक, ही बॉट द चाइल्ड अ बुक, उसने एक बच्चे को किताब दिलाई थी। तो ही बॉट अ बुक फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए किताब खरीदी थी। इसलिए खरीदना दिलाना ऐसे कर रहे थे ना। अब कोई बोले पापा बाई मी अ बुक, तो पापा मुझे खरीद लो, पापा मुझे किताब दिला दो, तो इस हिसाब से मीनिंग निकालिए। करो बेटा कॉपी। ये है कहानी। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, चाहे ये दे चाहे ये दे, आपको नो एरर करना है। ये भी नो एरर, ये भी। और दूसरा एरर क्या आ सकता है बेटा? प्रेपोजिशन गायब करने वाला, जो मैंने यहां बताया। ये क्या एरर आएगा इस पे बेस्ड? ठीक है, क्या क्या एरर आएंगे पता होना चाहिए ना आपको। ये एरर क्या आएगा? ये अजीब लगता है बच्चों को, इसमें एरर कर देते हैं जबकि ये सही। तो या तो ऐसे आएगा पेपर में बेटा, गलत नहीं करना है, वो सही होगा, यही आएगा। वोकैब स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना बेटा, वोकैब की बुक खरीद लो आज तक डायरेक्ट बेटा, द कंप्लीट वोकैबलरी। ये किताब है बेटा, ये किताब डायरेक्ट खरीद लो। ठीक, कल का शॉट देखा क्रिकेट वाला इंस्टा पे जो डाला है मैंने? हाँ बढ़िया एडिट किया है, बढ़िया शॉट लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। कई बार होता है ना खुद ही शॉट मार के बाद में दिखता है यार ये तो अच्छा गाना। चलो जी, हाँ मजाक मस्ती खेल घूमना फिरना, जिंदा रहना चाहिए इंसान में बेटा। तो मेरे भाई यहां तक ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, अब तो कोई डाउट नहीं है यहां पर। अब आगे देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब का, और क्या कारस्तानी रची जा सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना बेटा, जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, आपके पास दिखेगी, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ना होने पर सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग देगा। सिंपल सी बात है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना होने पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना होने पर अगर सेंटेंस
ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे, इनकम्प्लीट मीनिंग दे, तो वो एरर होगा। भाई सिंपल सी बात है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन एंड द सेंटेंस गिव्स एन इनकम्प्लीट मीनिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन एरर। ये इंग्लिश में इतना बड़ा लिखना है, तो बेटर है आप हिंदी में से बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ऐसे लिखें। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा और उसका ऑब्जेक्ट ही गायब कर दे, ऑब्जेक्ट ही गायब कर दे, ऑब्जेक्ट ना हो, आप बोलो सर ये तो ठीक मीनिंग नहीं आ रहा, तो गलत हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो जरा समझते हैं। जैसे he taught to him, गलत। क्या उसने उसे पढ़ाया था, he taught to him, क्या he gave to him, क्या। तो ये चीज अगर वो मीनिंग ही नहीं देगी बेटा तो गलत हो जाएगा। इनकम्प्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग गलत सेंटेंस। ठीक है, आगे अब देखो बेटा, एक बार कई बार क्या करेगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना देकर उसे सेंटेंस से रिलेट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे आई रिक्वेस्टेड, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। देखना भाई कितना अच्छा क्वेश्चन। I requested to give me some money, but he turned a deaf ear to me. मतलब बहरा, अनसुना कर दिया मुझे। अब एक बात बताओ बेटा, ये दो सेंटेंस है, ये दोनों आपस में अगर रिलेट ही नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा बेटा। दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर रहे। मैंने कुछ पैसे के लिए रिक्वेस्ट की थी परंतु उसने मुझे अनसुना कर दिया था। उसने, तो रिक्वेस्ट किससे की थी, कहता उसी से की थी। तो बता ना भाई, अगर मेरे बच्चे तो बताएगा ही नहीं कि इससे रिक्वेस्ट की थी तो सडनली ही कूद जाएगा। ये तो हो गया कोई मूवी चल रही है, एकदम सडनली एक कैरेक्टर आ गया, कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा, डोंट वरी दोस्तों, दुद दुद दुद, मारा और चला गया। अब तुम कह रहे हो ये क्या बकवास मूवी है। अबे कौन था ये, कौन था ये, बीच में है, मारा और चला गया, सेंस ही नहीं है। तो ये वही तो है, बहरा मैंने रिक्वेस्ट की थी कुछ पैसे दे दे, मैंने रिक्वेस्ट की थी कुछ पैसे दे दे, हाँ, परंतु उसने मना कर दी। उसने, तो रिक्वेस्ट किससे बेटा, रिलेट ही नहीं करेंगे। अगर मेरे बच्चे मैं यहां पर ये लिख दूं, देखो सारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम मनी बट ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई कुछ पैसे दे दे, पर उसने मना कर दिया। अब सेंसिबल बात है बेटा, इस तरीके से आपके पास एग्जाम में चीजें आपको दिखेंगी कि ऑब्जेक्ट अगर रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट ही गायब कर देगा तो गलत हो जाएगा। एक और तड़कता फड़कता आंसर देखते हैं भाई। देखो अब इसका क्वेश्चन ये तुम बताओगे, जैसे ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, so the boss ordered to fire him, but I could not do that, but I could not do so, मैं वैसा नहीं कर सकता था। सो का मतलब होता बेटा वैसा, पर मैं वैसा नहीं कर सकता था। और यहां सो का मतलब है इसलिए, सो के दो मतलब होते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब मुझे बताओ क्या इस बात का कोई अर्थ है, बताओ जी। हिम टू आएगा सर, हिम टू मतलब, हाँ बेटा आई रिक्वेस्टेड हिम
टू गिव, ये टू पार्टिकल होता है बेटा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ड, जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, ही केम हेयर टू मीट मी, ठीक है, ही गिव मी अ चेयर टू पेंट, इस तरीके से होता है। क्या लगा भैया? वेरी गुड। कहां गड़बड़ लग रही है? ऑर्डर के बाद मी आना चाहिए, आ गया ना भाई? तो सो द बॉस ऑर्डर्ड मी टू फायर हिम, बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे निकाल दे, बट मैं वैसा नहीं कर सकता था, ठीक है, मैं वैसा नहीं कर सकता था। ये चीज यहां पर है। तो जैसे ही आप इस चीज को देखेंगे आप में ये सारी चीजें नजर आएंगी और आप चीजों को समझ पाओगे। तो बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब का एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है जो इस तरीके से यूज किया जाता है। कर लो कॉपी, ठीक है ना? अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आप आराम से कर लो बेटा। ठीक है, एक और दो, देखो, आई वॉज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन। प्रीकेरियस सिचुएशन का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन। आई वॉज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन विच compelled to leave the city as soon as possible. देखो बेटा, कंपेल्ड का मतलब होता है बेटा मजबूर करना। जिसने मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर, किसको मजबूर कर दिया बताना जरा बेटा। ये सेंसिबल है मीनिंग? और बताओ फिर कहां गड़बड़ लग रही है? कंपेल का मतलब है मजबूर कर दिया, बताओ कहां? कहां? आई वॉज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन, मैं खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मजबूर कर दिया मुझे शहर छोड़ने पर। जिसने मजबूर कर दिया शहर छोड़, किसको मजबूर कर दिया भाई? तू अपने आप को रिलेट तो कर उस बात से। तो जिसने मुझे मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर, जिसने मुझे मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर, विच कंपेल्ड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने बोला बेटा इनिशियली, पहले, ठीक है, इनिशियली माई फादर वॉज नॉट रेडी। ठीक है, बट एट लास्ट, कहता है स्टार्टिंग में तो मेरे पिताजी तैयार नहीं थे, एट लास्ट ही अलाउड, ठीक है, टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो कहां एरर? लास्ट वाले में, लास्ट वाले में आप सोचिए कहां एरर? वेरी गुड, अलाउड मी, इस तरीके के एरर बहुत बढ़िया देता बेटा। चलो कॉपी करो। अब ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हुआ, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती 360 पे, तो बेटा 360 पे सही नहीं आती, इस बात का इलाज क्या है मेरे दोस्त? उसको बढ़ा लिया जाए, 480 कर ले। ए भाई, ए भाई,
हाँ, इससे ही करना पड़ेगा। टू के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं बेटा? ये जो टू है ना, या तो ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, या इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। यहां ये पार्टिकल है, यहां प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन तो आपको पता है, पार्टिकल में वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, एज सुन एज इडियम नहीं होता बेटा। चलिए अब आगे देखिएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब का लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। बात को बड़े ध्यान से सुनो। पहला टाइप मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। बेटा मोनो का मतलब जानते हैं? मोनो मींस एक। अगर मोनो का मतलब एक है तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद ओनली वन ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या हो जाएगी? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। आसान है। दूसरा बेटा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बेटा डाई का मतलब क्या होता है? दो। इसका मतलब वेरी गुड, जिसके बाद टू ऑब्जेक्ट्स हो। टू ऑब्जेक्ट्स आपको पता है पक्का, एक डायरेक्ट होगा और एक क्या हो जाएगा बिरजू? इनडायरेक्ट। ठीक है बाजी, वेरी गुड। तो अगर मैंने बोल दिया सिर्फ इतना, आई टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ात रही हमरा बिटवा, अंग्रेजी पढ़ात रही, तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होत रही। ठीक है, मोनो हो गया क्योंकि खाली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर मैं बोल दूं बेटा आई टीच इंग्लिश टू हिम, इसमें बेटा देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट छे, एक इनडायरेक्ट छे, एक डायरेक्ट छे, तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब छे। ये डाई ऐसे लिख दूं, ट्रांजिटिव वर्ब छे। तो ये होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वेरी गुड। एक और तीसरी होती है बेटा। आपने बोला कौन सी सर? इसका नाम है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। बेटा ये अगले पेज पे लिखाऊंगा, या आ जाएगी यहां। एक काम करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां लिख लो, मतलब तुमने जहां लिखने हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ताकि वहां मेरे पास थोड़ी सी जगह मिल जाएगी और ये जो खेत बचेगा इसमें हम कॉम्प्लेक्स को समझ लें। एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये तो आपने सुन रखा होगा पहले, लेकिन ये मेरे पास खास तौर पे आप पढ़ोगे गर्मा गर्म। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है सर? बेटा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब CTV ऐसे लिख दूं, है ना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। जब आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब दिखेगी तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, बिल्कुल। बस कहानी में ट्विस्ट पता है क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के बाद, ध्यान से सुनिएगा बिरजू, उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया मेरे बच्चे
कि आपको एडजेक्टिव नजर आएगा ऑब्जेक्ट का, आपको एडजेक्टिव नजर आएगा ऑब्जेक्ट का। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आपको नजर आई, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मेरे भाई आपको नजर आया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको नजर आया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। देख लो अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब तो तुरंत अपने बाद एडजेक्टिव लेती थी, लेकिन ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त को पिंटू बुलाते हो, शिंटू बुलाते हो, चिंटू बुलाते हो, शेरू बुलाते हो, कुछ भी बुलाते हो, तो अगर आप ये बोल दो वी कॉल अवर फ्रेंड, वी कॉल अवर फ्रेंड, हां, तो एक बात बताओ बेटा, कॉल अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है बेटा। वी कॉल अवर फ्रेंड, हाँ, वी कॉल अवर फ्रेंड पिंटू, हम अपने दोस्त को पिंटू बुलाते रही भैया, वी कॉल अवर फ्रेंड पिंटू। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, मैंने जब यहां लिखा वी कॉल अवर फ्रेंड पिंटू, ये पिंटू क्या है, ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये तो आप अपने दोस्त को क्या बुलाते हो वो बता रहे हो, तो अपने दोस्त को क्या बुलाते हो तुम? ठीक है, तो आपने बोला वी कॉल, ये क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद क्या आ गया पिंटू, उसका क्या आ गया बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुत्ता बुलाते हो दोस्त को। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और आप लोग अब इतने मैच्योर हो भी गए हो, इन बातों को समझोगे। कभी भी दोस्त के साथ मजाक मस्ती ठीक है, कुछ भी ऐसा काम मत करना जो जिससे उसको इंसल्ट अपनी फील हो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो अभी तो कुछ नहीं बोलेगा, अभी भले ही वो भी मजाक मस्ती में रहेगा, लेकिन कई बार इंसान क्या होता है ना, जब कामयाब हो जाता है, ठीक है, आपको उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने उस टाइम पे उसकी इंसल्ट की होगी ना, उसके दिमाग से वो निकलेगी नहीं। जब इंसान, माँ बाप कई बार अनजाने में इंसल्ट कर देते हैं बच्चे के दिमाग से वो नहीं निकलता, तो दोस्त ने जो इंसल्ट की होती है उसके दिमाग से वो भी नहीं निकलती। अगर वो तुम्हारी मदद कर भी सकता होगा ना, तो वो मदद नहीं करेगा, फिर वो उतना दिल से तुम्हारा दोस्त रहेगा नहीं टेक्निकली। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, ये इंस्टाग्राम की रील्स में देख के कि दोस्ती तो ऐसी होती है, ठीक है, दोस्त को हम कुत्ता, कमीना, साला कुछ भी गाली दे सब चलता है, फलाना ढिमकाना, ऐसा रियल लाइफ में नहीं चलता है, दुख आता है। मजाक ठीक है, इंसल्ट गलत है। तो मजाक मस्ती दोस्त के साथ रखना, लेकिन इंसल्ट मत करना। क्योंकि पूरे के पूरे ग्रुप में, अगर मैं एक छोटी सी बहुत ही प्यारी बात बताऊं, तो अगर सपोज करो मेरे दोस्त 6 दोस्त हैं, तो 6 में से कोई एक है जिसके बारे में पांचों जानते हैं बहुत अच्छा इंसान है, मजाक करता है लेकिन इंसल्ट कभी नहीं की, क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील्स में अच्छा लगता है कि तुम कुछ इंसल्टिंग बात बोलो और दोस्त को इंसल्ट ना लगे। रियल लाइफ में इंसल्टिंग बात बोलोगे, इंसल्ट लगेगी। दोस्ती यारी अपनी जगह और इंसल्ट करने वाली बात अपनी जगह। तो कई बार मजाक मस्ती का, ठीक है, मजाक मस्ती का थोड़ा सा आपको धागा देख लेना है, थोड़ी सी कम मस्ती मजाक चल जाएगा, लेकिन कई बार मस्ती मजाक ज्यादा वो इंसल्ट में कन्वर्ट हो जाती है चीजें, और उसको बचाइएगा, ठीक है ना। तो मस्ती मजाक चीजें उतनी ही हो जितना अच्छा लगे, शोभा दे। ये ना हो कई बार बेटा जो मजे ले रहा होता है ना, उसको एहसास नहीं होता है, वो तो वहां डिंगे हाकेगा, सच्चे दोस्त इंसल्ट महसूस नहीं करते। इंसान है वो, दोस्त बाद में, पहले इंसान है। हर इंसान को बुरा लगता है, और तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त को किस चीज का बुरा लगता है। तो बेटा मजाक, उसी मजाक का टेक्निकली मतलब होता है मजाक करने वाला भी हंस रहा हो दिल से, और जिसके साथ मजाक हो रहा है वो भी दिल से हंस रहा हो, वो मजाक होता है भाई। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा। अगर बेटा एक खुश है और दूसरे को बुरा लग रहा है, तो वो चीज वहां गलत चली जाएगी। ठीक है, अब समझ आया? तो वो अपने दिमाग से जरा उस बात को रखिएगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्लियर? क्योंकि एक बच्चा इंटरव्यू देने आया था, सिलेक्टेड था, उसने मुझे बताया, मैंने वो सुना, मां दोस्ती यारी, जैसे आपको पता ना इंटरव्यू में पूछता हूं दोस्तों का कैसा साथ रहा, बोला सर अच्छा साथ रहा, बट कुछ का बुरा भी रहा। कुछ मजाक करते थे लेकिन मजाक सर चुभता था वो, क्योंकि जब दोस्त फेल हो जाए और वो फेल हुआ है तो वो आके कहता था कुछ भी कर ले, उखड़ेगा तो तेरे कुछ से इस बार भी नहीं, अगली बार ही निकलेगा तेरे। तो चिढ़ा रहा होता है, मजाक होता है, लेकिन भाई साहब चुभता था उसको। उसका एक दोस्त था, उसे बोलता था कुछ भी कर ले, उखड़ेगा तो नहीं तेरा इस साल भी, निकलेगा अगले साल ही, कम से कम 2 साल लगे तेरे को, मुंह देख अपना, इस बार नहीं निकलेगा तेरे।
मैं तो मुंह देख के बता दो इंसान का निकलेगा निकलेगा, वो तो मजाक में बोलता था, लेकिन आज तक उस बात को बंदे को याद है, क्योंकि मजाक उतना ही ठीक है, लेकिन एक्सेस हो जाना वो गलत है। चलो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है ना। चलो तो अपने दोस्तों को रेस्पेक्ट पहले आती है, रेस्पेक्ट चाहे दोस्त हो कोई भी हो सर, रेस्पेक्ट सबसे पहले आते हैं। तो अगर ऐसा, इसका इलाज क्या है, कई बार आपको लगे ना, हम दोस्त से मजाक तो कर लेते हैं, पूरे हाई लेवल तक मजाक कर लेते हैं, कभी हाई लेवल तक सॉरी नहीं बोलते हैं। तो होता है ना दोस्ती यारी में नो सॉरी नो थैंक यू, साला बकवास चीज है। दोस्ती यारी में थैंक यू भी होता है भाई, दोस्ती यारी में गलती करने पर सॉरी भी होता है। समझ में आई बात? दोस्ती यारी में सॉरी बोलना चाहिए, ये फैक्ट है। वो फिल्मी बातों को छोड़ दो, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। समझ में आई? चलिए तो दोस्ती यारी में सॉरी भी होता है, और दोस्ती यारी में बाजी ढंग से थैंक यू भी होता है। कुछ अच्छा वाकई में दोस्त ने अपना समय निकाल के मदद की है तो फॉर्मल मत बनो, लेकिन उसको बोलो यार कुछ भी बात, ये बात बनती है। चलिए अब मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, इतना आप में समझ होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान भी बन जाओ। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन उसके बाद उसका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक और मैं बताता हूं। अगर मैंने बोला वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया। वी फाउंड हिम अ गुड फादर, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया। वी फाउंड हिम अ गुड फादर। ठीक है, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया। अब अगर हमने उसे एक अच्छा पिता पाया तो आप ये कह सकते हैं अ गुड फादर, आपने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और फाउंड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, और ये क्या बना है, हिम ऑब्जेक्ट। तो पाजी ये इसी का तो कॉम्प्लीमेंट है भाई, कॉम्प्लीमेंट इसी का तो है। अब बैड फादर भी कॉम्प्लीमेंट ही हो, कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है पाजी, कॉम्प्लीमेंट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो वी फाउंड हिम अ गुड फादर, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया। तो एक अच्छा पिता पाया तो एक कॉम्प्लीमेंट ही हो उसका लिए, एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट ये तैयार हो रहा है। अ गुड फादर, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया, तो वी फाउंड हिम अ गुड फादर। तो ये कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। ठीक है, कॉपी करो। अब मैं अगली एक चीज बताता हूं दोनों से रिलेटेड। सर आपको अच्छी नॉलेज है दोस्ती की आपको किसी ने मजाक में तो कुछ नहीं बेटा, वो मैं बता रहा था ना, ये जो बच्चा आया था सेलेक्टिव, तो उसने मुझे बताया सर वो बात मुझे बड़ी चुभी थी यार। कहता दोस्ती में बात चुभनी नहीं चाहिए, बट सर इतना बुरा भी मत बोलो कि चुभ जाए। तो उससे मुझे याद आया कि मैं ये बात तो शेयर करनी चाहिए क्योंकि होते हैं ना, दोस्ती संभालना भी तो दोस्तों का ही फर्ज है। संभाल के रखो यार दोस्ती, अच्छा लगेगा कि 15 साल से दोस्त है सर, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। ठीक है भाई, अब मुद्दा ये है अच्छा इसका बच्चा पूछा इससे एरर कैसे आएगा, एरर नहीं आएगा बेटा, ये नो एरर है, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ती है ना चीजें। अब बोलो ये नो एरर है कैसे, जब आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, तभी तो। अब मैं आपको एक ऐसी वर्ब कराता हूं, फाइंड, एक ऐसी वर्ब है बेटा जो कंफ्यूज करती है, तो वो नोट में कराता हूं। डन। अब देखिएगा नोट करके बच्चे, एक ऐसी वर्ब होती है फाइंड, ये ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों का मीनिंग दे सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, अगर ये मीनिंग होगा इसका, ठीक है, तो इसका मतलब होगा खोजना, खोजा, खोजना, सर्च करना, ढूंढना, ये मतलब इसका होगा पाना। जब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो पाना, देख रहे हो बेटा, पाया, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया, पाना, हमने उसे एक अच्छा पिता पाया। तो ये जो फाइंड वर्ब है ये ऐसी वर्ब होती है बेटा, दोनों मीनिंग देती है, खोजना और पाना। जब ये खोजना और पाना मीनिंग देती है तो पाया किसको, क्या पाया, तो उसमें कैसे पता चलेगा। ठीक है,
तो ये कॉम्प्लेक्स होगी, ट्रांजिटिव होगी तो खोजना। सर कैसे पता चलेगा? देखो भाई ध्यान से सुनना एक एग्जांपल। मैंने बोला वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम। बताओ, वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम, तो पाया हमने उसके लिए एक अच्छी पत्नी पाया? नहीं, ठीक है। हमने बोला वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम, हमने उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी थी, हमने उसके लिए अच्छी पत्नी खोजी थी। क्या मीनिंग दे रहा बेटा? यहां खोजना है ना, पाना नहीं। हमने उसके लिए अच्छी पत्नी खोजी थी, और अब अच्छी पत्नी खोजी थी तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, किसके लिए खोजी थी तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब जरा ध्यान दे, वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम। और लेकिन सर आपने कहा जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको आगे तो लिख सकते हो, वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ। तो बेटा अब ये सेंटेंस पेपर में आया और बच्चे ने एरर कर दिया, बोला गलत सेंटेंस है। बोला बेटा गलत सेंटेंस क्यों है? कहता है सर देखो, हमने उसे एक अच्छी पत्नी पाया। सर आदमी अच्छी पत्नी कैसे हो सकता है? अच्छा पति तो हो सकता है, अच्छी पत्नी कैसे हो सकता है? मैंने बोला पागल, तू गलत सोच गया। यहां फाउंड का मीनिंग पाया नहीं, खोजा। हमने उसके लिए एक अच्छी पत्नी खोजी, तो यहां खोजना मीनिंग निकालना था, वो कौन सा मीनिंग निकाल गया? पाया, और कर दिया ये सेंटेंस गलत, जबकि ये सही था। क्यों? क्योंकि ये यहां से आया है, ये सोच। सो इसीलिए मैंने बोला ये वर्ब आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकते बेटा। इसको ये देखना, अगर मैं कह रहा हूं वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, इसका मतलब तुम इसे इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जबकि इनडायरेक्ट है। वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम का मतलब ये हो गया है वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम, या वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, हमने उसके लिए एक अच्छी पत्नी खोजी थी। तो पाया करेगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, खोजी थी। तो सर मुझे पेपर में कैसे पता चलेगा वर्ब कौन सा कब मीनिंग दे रहे? बेटा मीनिंग निकालना पड़ेगा। अगर पेपर में सेंटेंस आया तो जो पाने से गलत लग रहा है ना, तो खोजने का मीनिंग देख। हाँ सर खोजने से तो सही लग रहा है, हाँ तो खोजने से सही लग रहा है, तो पेपर में पहचान लेना ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब समझ में आई बात? तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब पहला। अब दूसरा देखो, अगर ये एक सेंटेंस ऐसा है पेपर में बेटा, वी फाउंड हिम, पेपर में एक सेंटेंस आया वी फाउंड हिम हाँ अ गुड हस्बैंड, तो अब देख क्या इसका मीनिंग खोजना आ रहा है? क्या इसका मीनिंग खोजना आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो इसको वी फाउंड हिम अ गुड हस्बैंड मतलब वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर हिम नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग पाना है। पाना क्यों है? क्योंकि बेटा ये एक अच्छा पति हो सकता है, इसके लिए एक अच्छा पति नहीं खोज सकते तुम। तो यहां इसका मीनिंग क्या है? पाना, पाया, खोजना नहीं तो इसका मतलब यहां पर आप पेपर में इसे कहोगे हाँ जयदीप सर इस बार ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस सेंटेंस में सर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इस सेंटेंस में सर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता? मीनिंग देखो बेटा, अगर खोजने से मीनिंग आए तो खोजने के हिसाब से आएगा तो वो पक्का डाई ट्रांजिटिव होगी, पाने से आएगा तो वो उसका एडजेक्टिव बनेगा। तो ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पहचान लोगे। तो ऐसे पहचानना पेपर में, ठीक है? क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर हिम, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं। वी फाउंड अ गुड हस्बैंड, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर हिम, गलत। तो इसका मतलब खोजना, तो इसका मीनिंग हो ही नहीं सकता। करो कॉपी, ठीक है? लेकिन एक बात देखो बेटा, एक कंफ्यूजन दो, मस्त कंफ्यूजन। पता है क्या? अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूं जिसमें दोनों हो सकती हो कैसे? देखो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा वी फाउंड हिम, या ऐसे कर लेते हैं इसको, वी फाउंड हिम अ गुड कोच। अब तुम फंस गए,
ये दोनों हो सकती है। हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था, तो ये अ गुड कोच इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये कौन सी वर्ब होगी? ये कॉम्प्लेक्स हो गई। हमने उसे एक अच्छा कोच पाया, मतलब वो बंदा कोच है, अच्छा कोच है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वी फाउंड, ठीक है, हाँ, अ गुड कोच फॉर हिम, हमने उसके लिए एक अच्छा कोच ढूंढा कि हमारा लौंडा अच्छे कोच से कोचिंग करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट आगे भी लिख सकते हो, मतलब वी फाउंड हिम अ गुड कोच, ऐसा भी तो हो सकता है, हमने उसके लिए एक अच्छा कोच खोजा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसे एक अच्छा कोच पाया। तो यहां तो मैं जेंडर के साथ खेल गया था कि उसको अच्छी पत्नी नहीं पाया होगा, उसके लिए अच्छी पत्नी खोजा होगा। उसको अच्छा पति पाया होगा, उसके लिए अच्छा पति ढूंढना नहीं होगा, ये तो था। लेकिन अगर मैंने ऐसा जेंडर लिख दिया जो कॉमन जेंडर है, अब ये अच्छा कोच पाया भी हो सकता है और इसके लिए अच्छा कोच खोजा भी हो सकता है। इसका मतलब ये डाई ट्रांजिटिव भी हो जाएगी इसी सेम सेंटेंस में, और ये कॉम्प्लेक्स का मीनिंग भी देगी। तो मतलब पेपर में तीनों ही नो एरर बनेंगे। इसमें तो एरर बन गया था, क्योंकि लौंडे के लिए अच्छा पति नहीं खोजोगे, लेकिन लौंडे को अच्छा कोच पा भी सकते हो और लौंडे के लिए अच्छा कोच ढूंढ भी सकते हो। मस्त। अरे फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, फाइंड फाइंड में कहां पर रखा है? धोख होने की बात नहीं समझे आए हो? हाँ बाबू। चलो करो बेटा कॉपी। वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर हर, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे छोटे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बस इतना सा फर्क है। टेंशन क्यों लेते हो? ओए मेरे, पक्का बेटा, झकास जिंदगी। इंग्लिश का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अरे जब होगा तब हो जाएगा, 5 महीने लगते हैं बेटा, 4 से 5, 5 महीने तो दो यार मेरे को। ठीक है बच्चा। ऐसे कॉपी कर लोगे तो मैं ऐसे करता रहूंगा, तो मैं जिन जी 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 जू 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 कर लोगे? कर लोगे ना तुम ऐसे भी है? मस्त लौंडे हो ना तुम। आ जा मेरे छोटे राहुल गांधी, आगे देखते हैं।
अब मेरे बच्चे टाइप करते हैं, नंबर था हमारा कौन सा था ये भाई, वर्ब का टाइप नंबर 9 था ना शायद ये, हाँ टाइप नंबर 9 था बेटा ट्रांजिटिव वर्ब, जो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, खत्म कर। अब टाइप नंबर 10 है, ये बेटा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कुछ नहीं होती, पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब होती, उसी का पार्ट है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती हैं बेटा, जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं, मैंने बोला ना, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। जो क्या करती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, बस एज एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा, सेल्फ वाले, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, और प्लूरल होगा तो देमसेल्व्स। ठीक है, हाँ, तो ये मैं प्रोनाउन में आपको करा के चलता हूं, बट यहां पे नॉर्मल बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, डन, ध्यान देना इसमें। जैसे मैंने बोला ही, हाँ, ही सॉ हिमसेल्फ, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने शीशे में खुद को देखा था। किसको देखा था, खुद को देखा था। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, आप इसे ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हो बेटा। क्यों, क्योंकि हिमसेल्फ अब इसका ऑब्जेक्ट है। आप इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब कह सकते हो या आप इसे ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हो। तो पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है रिफ्लेक्सिव वर्ब भी। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है ये, तो उसका ऑब्जेक्ट ही है, तो आप इसको पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब ही कह के चलोगे। डन है, तो ये हुआ भाई। आ जाओ, जैसे मैंने बोला आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द क्लास, तो मैंने क्लास को, खुद को इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस कौन सा बन गया, रिफ्लेक्सिव वर्ब, जो ये माई सेल्फ हो गया इसका बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली थी। ठीक है, बोलते नहीं है, पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस, अपनी मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, इस तरीके से। जो खुद को टाइप का आपका जब सेंटेंस आपको बोलना होता है, लोड़ा बम 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 बम। चलिए, टाइप नंबर 11 देखते हैं बेटा, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं। टाइप नंबर 11 एकदम आसान टाइप है बेटा, इनट्रांजिटिव वर्ब। बेटा इन का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांजिटिव, कंप्लीट, इनकंप्लीट, नॉट कंप्लीट। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स ना हो, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ही नहीं ले सकती, ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। तो ऑब्जेक्ट आप लिख लो मेरे दोस्त, नॉट पॉसिबल। हां घुंगरू बाबू, एडवर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है बेटा। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, व्हेन कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके के जो क्वेश्चन देती है वो एडवर्ब होती है बेटा, कि एक्शन कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, व्हाट या होम का रिप्लाई। याद आया,
क्या खरीदा था, जानते हो, किसे जानते हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, एडवर्ब हो सकती है। क्योंकि बच्चा एक बहुत गंदी चीज रखता है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, पागल हो क्या, एडवर्ब भी तो हो सकती है। वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वर्ब के बाद क्या आएगा, वो टाइप ऑफ वर्ब पे डिपेंड करेगा। लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो एडवर्ब हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा कैसे। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, एग्जाम्पल, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, कर ले, क्या कर लेगा, कुछ है ही नहीं, और ना कुछ लिख सकता है तो इसका ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा रनिंग कैसे हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, आईवी, इंट्रांजिटिव वर्ब, आईवी। हाँ, ये अगर जयदीप सर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही इज रनिंग फास्ट, तो बेटा जी फास्ट अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। रनिंग क्या है, एक्शन, वो दौड़ रहा है। हाँ, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, हाउ, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो बेटा ये फास्ट अपने आप में एडवर्ब हो गई। कैसे दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है, ही इज रनिंग देयर, वहां दौड़ रहा है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। समझ में आई बात। तो ही रन्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह दौड़ता है, सुबह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग कब दौड़ रहा है, सुबह दौड़ रहा है, इन द मॉर्निंग अपने आप में एडवर्ब हो गया बेटा, पूरा का पूरा एडवर्ब हो गया, सुबह दौड़ रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। अगर मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि वो जा रहा है। हाँ, कहां जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो ये जो प्रेपोजिशन है, हाँ, ये मुंबई, इसका प्रेपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन बेटा ये मिलकर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप इसे, कि ये मुंबई नाउन है जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन कहां जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो ये एडवर्ब है बेटा दोनों। ये एडवर्ब फ्रेज कह दोगे ना दो शब्दों के समूह को, तो एडवर्ब कहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू हिम, ठीक है, ही इज गोइंग टू हर, ही इज गोइंग टू मी। तो कुछ भी आप लिख रहे हो बेटा, तो वो एडवर्ब है, कहां जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो इस चीज का आपको ध्यान में देखना है कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हो, कि कैसे वो चीज वहां पर वर्क करने लग रही है। अगर मैं कहूं ही स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो बेटा स्लीपिंग अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप बोलोगे सर ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में सो रहा है, तो बेटा कहां सो रहा, अपने कमरे में, तो बेटा ये एडवर्ब है, इन हिज रूम, अपने कमरे में। कहां सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये एडवर्ब ही है ये। याद आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या, व्हाट का रिप्लाई या हुम का, वर्ब की एक्सप्लेनेशन। ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन, ये तो एक्शन की एक्सप्लेनेशन है, एक्शन कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। बहुत बढ़िया। आया समझ। तो इसको बोलते हैं बेटा, ही लुक्स हैंडसम। तो बेटा ये तो लुक्स अपने आप में वो हो गया ना, लिंकिंग वर्ब, वो कैसा दिखता है, तो ये तो लिंकिंग वर्ब हो गया बाबू। तो जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते आप, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब एडवर्ब मिल जाएगा। ठीक है, चलो झटाझट फटाफट कॉपी करो इसको, फिर मैं पेज बदलता हूं और अगले टाइप की बातचीत करते हैं।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, चलो टाइप नंबर 12, ये होते हैं बेटा डिलेक्सिकल वर्ब्स। इनका एक और नाम होता है बेटा एम्प्टी वर्ब्स। इनका एक और नाम होता है एम्फेसाइजिंग वर्ब्स। इन पर बेस पेपर में एरर नहीं आएगा, मतलब सेंटेंस आएगा। और वो सेंटेंस क्यों सही है, वो सेंटेंस क्यों सही है, आपको यह पता लगाने के लिए बेटा इन वर्ब को पढ़ना पड़ता है। पता है क्यों? जैसे एक बात बताऊं, जब आप एक सेंटेंस ये बोलते हो आई हैड अ शावर, कॉपी नहीं करना बेटा, आई हैड अ शावर, आपको पता है बेटा शावर अपने आप में वर्ब ही होती है, तो आर्टिकल लगा के उस वर्ब को ऐसे क्यों लिखा सर? एक बात बताओ बेटा, वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा वी टॉक, हमने बातचीत की थी, ऐसे क्यों लिखा वी हैड अ टॉक? समझ रहे हो बेटा, वी हैड अ टॉक, तो वी टॉक्ड क्यों नहीं लिखा सर? तो हेड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है सर। वी हैड अ टॉक का मतलब क्या हुआ बेटा? वी हैड अ टॉक, हमने बातचीत की थी, वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी, दोनों का मीनिंग तो सेम है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है सर सेंटेंस में। वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक का मतलब क्या हुआ? वी हैड अ टॉक, हमने बातचीत की थी, और वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी। तो बेटा दोनों का मीनिंग तो सेम है, देख रहे हो, दोनों का कॉपी नहीं करना बेटा, दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो सर ऐसा फिर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है सर। लेकिन ये सेंटेंस तो नो एरर है, ये भी नो एरर है, ये भी नो एरर है, दोनों का मीनिंग सेम है, बेचारी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कैसी वर्ब है? खाली है, खाली है। कई लोग होते नहीं है जो हाथ का बटाते काम है, अरे आइए आइए, अरे आइए, कर कुछ नहीं रहे होते कर कुछ नहीं रहे होते सिर्फ गिनती के होते हैं। शादी ब्याह में होते हैं ना, ओह थक गया भैया, किया क्या? कुछ नहीं किया। तो वो चीज है यहां। तो वी हैड अ टॉक, एम्प्टी वर्ब। तो वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी, ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को, ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा स्टाइलिश वे हो गया, और ये थोड़ा सा नॉर्मल वे हो गया। वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, इसलिए इनको एम्प्टी वर्ब कहा जाता है, खाली। एम्फेसाइजिंग क्यों कहा? बात थोड़ा सा लहजे में बोल गए आप। वी टॉक्ड, वी हैड अ टॉक, बोलते नहीं है तेरे से बात करनी है, हमारी हुई थी बातचीत, हमने बातचीत की थी, हमारी हुई थी बात। तो ये इसीलिए इसको थोड़ा सा स्टाइलिश वे कहो, या एक एम्फेसाइजिंग वे कह दिया जाता है, जिसमें आप एम्फेसाइज करके बोलते हो, इसलिए एम्फेसाइजिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी वर्ब ऐसे लहजे में यूज होती है वो सीखनी है बस बेटा। अब आप इसे पेपर में नो एरर कैसे करोगे जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं है वर्ब, तो ये आपको सिखानी है। इसलिए इस पर बेस एरर नहीं आएगा, इस पर बेस एरर यही आएगा मेरे बच्चे कि पेपर में क्या करेगा, वी हैड अ टॉक देगा तो तुम इसे नो एरर भी कैसे करोगे, तो उसके लिए भी तो पढ़नी पड़ेगी चीजें। इसलिए इनका नाम एम्प्टी है, क्योंकि इनका कोई खासा मीनिंग नहीं होता है। एम्फेसाइजिंग वर्ब इसलिए होती है बेटा, ये एम्फेसाइजिंग वर्ब इसलिए होती है क्योंकि ये सेंटेंस को क्या करती हैं, बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बस बोल देती है, और कुछ नहीं होता, इनका कोई खासा मीनिंग नहीं होता है। डिलेक्सिकल, डिलेक्स करने का मतलब क्या है? डिलेक्स का मतलब होता है और बेहतर बनाना, इसलिए इनका नाम एम्फेसाइजिंग या डिलेक्सिकल वर्ब कह दिया जाता है। कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इन्हें एम्प्टी वर्ब भी कह दिया जाता है। तो इनके तीन नाम समझ में आई बात? चलो मेरे शेर, तो जरा इसी के नीचे पहले एक बार एग्जाम्पल लिखते हैं। सो वी हैड अ टॉक, अब कॉपी कर लो, वी हैड अ टॉक अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो ये जो वर्ब है बेटा, ये अपने आप में यहां पर एम्प्टी वर्ब है या डिलेक्सिकल वर्ब है, क्योंकि इसका बेटा बिल्कुल ही ना के बराबर मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस में बस आ रही है,
और बात इसको ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। टॉक पर फोकस है, ठीक है, फोकस ऑन टॉक। तो टॉक पर फोकस है, खुद की बजाय इस पर फोकस कर रही है, ठीक है, खुद की बजाय खुद की बजाय उस पर फोकस कर रही है। तो बातचीत यहां पर आती है बेटा, इसलिए इनको एम्प्टी वर्ब कह दिया जाती है, ठीक है। और ये एम्प्टी वर्ब किस पर फोकस कर रही है बेटा? फोकस ऑन टॉक। तो ये टॉक पर फोकस कर रही है, तो इसीलिए इनको आप एम्प्टी के साथ साथ एम्फेसाइजिंग वर्ब भी कहते हैं। हाँ, अगर आप इसी सेंटेंस को जब आप ऐसे लिखोगे भी, टॉक हमने बातचीत की थी, ये हो गया बेटा सिंपल वे। सिंपल वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का साधारण तरीका। और ये क्या हो गया बेटा? बोलने का स्टाइलिश तरीका, एम्फेसाइजिंग वर्ब, एम्फेसाइजिंग में। दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप इसे ऐसे लिखो और चाहे आप इसे ऐसे लिखो, मीनिंग दोनों का क्या है? सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये क्या कर रही है? ये अपने आप में चाल खेल रही है। चाल क्या है उस बात को जरा समझिएगा। इसी सेंटेंस को आप दोबारा कॉपी करेंगे बेटा, इसी सेंटेंस को दोबारा कॉपी करेंगे। जब हमने, या ऐसे चेंज कर देता हूं, आई शावर्ड। अगर कोई कह रहा है तो भाई मैंने शावर लिया था, मतलब नहाया था, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। लेकिन जब आपने इसी को ऐसे बोला ना बेटा, आई हैड अ शावर, तो आपने क्या किया बेटा? आई हैड अ शावर, आपने क्या किया? पास्ट दिखाने के लिए तो हैड लिख दिया, सेकंड फॉर्म। हाँ, पास्ट दिखाने के लिए तो हैड लिख दिया। फिर आपने क्या किया? उस वर्ब से पहले एक आर्टिकल लगा दिया, हाँ, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख दिया फिर। लेकिन आर्टिकल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, क्या आता है? नाउन। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपने कैसे यूज कर लिया? एज अ नाउन। देख रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज अ नाउन यूज कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिलेक्सिकल वर्ब एज अ नाउन यूज कर लेती, तो क्या करते हैं? टेंस वेंस इससे बुलवा लेती है अपने डिलेक्सिकल वर्ब से। हाँ, यानी कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो एम्प्टी है, एम्प्टी वर्ब है। हाँ, तो आपने क्या बोला? नो मीनिंग, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, एम्प्टी वर्ब है, नो मीनिंग। हाँ, तो मेन मीनिंग किसके पास है? इसके पास है। यहां है इसका मेन मीनिंग या मेन सेंस, मेन मीनिंग या मेन सेंस इसके पास है। वेरी गुड। तो ये अपने आप में कर क्या रही है? ये अपने आप में किस पर कर रही है? इस पर फोकस, इसका सारा फोकस इस पे है। तो ये बोलने का एक लहजा अलग होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि बोलने का लहजा, मैंने बोला ना भाषा है, मैथ्स थोड़ी ना है 2 और 2 4। बोलने का तो मैं बोल दूं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, कमाल लग रहा है, गजब लग रहा है। तो ये वर्ड तभी तो बनाए गए हैं बेटा, वो तारीफ अलग तरीके से करने का ढंग है। अब बंदा बोल रहा है आई हैड अ शार्ट, आई शार्ट, अब यही तो चोच ले, और तो कुछ है नहीं, यही तो चोच ले। तो वही चीज है। वरना बेटा एक बात बताओ, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच, भाड़ में गया, खाना बोल दो खाली, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ब्रंच, अब बच्चों को ब्रंच समझ नहीं आएगा, ब्रंच क्या होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये तरीके हैं मेरे बच्चे कहने के, तो उस कहने के तरीकों को आपने समझना है। मैं नहाया था, सीधा बोल दे। तो बेटा इसका मतलब ये आई शार्ड और आई हैड अ शार, आई टुक अ शार भी होता है, उसका मीनिंग सेम आएगा, बाद में सिखाऊंगा। तो ये जो वर्ब है इनका बस सिर्फ स्टाइलिश वे होता है कहने का, मुद्दा सेम होता है बेटा, वे क्या होता है? स्टाइलिश होता है। सो ये क्या करती है? एम्फेसाइजिंग वर्ब क्या करती है? अपने आप यूज होती है, हाँ, और जो मेन वर्ब होती है ना, उसको आर्टिकल के बाद लिख देती है। वो स्टाइलिश वे बनाने के लिए आर्टिकल की हेल्प लेती है। कॉपी करो पहले इतना, फिर इनके बारे में पूरी इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में हो पाएगा, टाइम हो गया। तो पहले आप इतना कॉपी करके छोड़ दो, फिर कल दोबारा से इसको रिवाइज करा के फिर इसकी पूरी की पूरी डिटेल लिखवाऊंगा। इतना कॉपी करके पहले छोड़ दो बेटा। तो कल हमारा उम्मीद है कि वर्ब जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। निकल शायद, उम्मीद है, देखते हैं। फिर वर्ब एडवांस भी है, वर्ब से ही रिलेटेड टॉपिक है।
ठीक है, चलिए तो यहां तक इसको करते हैं अपना सेव बेटा, और अब कल मुलाकात आपसे करते हैं। आज नया बैच है 11 बजे से। अभी अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे, आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो नए बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।